नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास श्रृंखला आपदा का सामना में। प्राकृतिक आपदाएं हमारे समय का एक सच है और जब यह सच है तो तैयारी में ही है समझदारी। नदियों की वजह से आने वाली बाढ़ से हम आमतौर पर परिचित हैं, लेकिन शहरों की बाढ़ विशेषकर पिछले कुछ सालों से एक विकराल रूप लेती जा रही है। समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि शहरों में आबादी बेहद घनी होती है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, यानी जानो माल के नुकसान की आशंका भी ज्यादा होती है। हमारे इस खास शो में, इस खास श्रृंखला में के इस हिस्से में हम पड़ताल करेंगे उन कोशिशों को जो शहरी बाढ़ का सामना करने में हमारी मदद कर रही हैं और आने वाले वक्त में कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपदा का सामना के इस श्रृंखला में, इस कड़ी में आज बात मुकाबला शहरी बाढ़ से। तो शहरी बाढ़ की बात करें तो कुछ तथ्यों पे हम नजर डाल लेते हैं। मसलन भारत में शहरी बाढ़ आपदाओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये साफ तौर पर हमें दिखाई देता है और नीति आयोग की रिपोर्ट इसके बारे में है, जो शहरी नियोजन की बात करती है कि उस पर उतना मोटे तौर पर ध्यान नहीं दिया गया है। करीब 8,000 शहरी बस्तियों में 65% के आसपास कोई मास्टर प्लान उनके पास नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं भूमि या संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। और साथ साथ हम ये भी समझें कि ये चूंकि शहरों में आबादी घनी होती है, आर्थिक गतिविधियां होती हैं और एक बड़ा कारण है जल निकासी प्रणालियों की क्षमता सीमित होती है। ये एक बड़ा कारण है क्योंकि कई बार उम्मीद से ज्यादा बारिश आती है। जल निकासी प्रणालियां भारी बारिश का सामना करने में सक्षम नहीं होती हैं, ये एक बड़ी बात है और ये भी एक बड़ा कारण है। तेजी से अवैज्ञानिक अनियोजित शहरीकरण एक बड़ा कारण है और ये एक प्रवृत्ति है जिस पे लगाम लगाने की बात बार बार कही जाती है। पिछले 20 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि हुई है, जो कई बार अनियोजित या कहें अनप्लान्ड तरीके से होते हैं। बड़े बड़े संपत्ति निर्माताओं ने भूभाग की संरचना को बदला है, ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा हम बात करें प्राकृतिक जल निकासी के मार्गों में अवरोध पैदा हुए हैं, जो जल जमाव की एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा शहर को अस्थायी अपरिवर्तनीय क्षति हो रही है शहरी बाढ़ से, जिसको बदला नहीं जा सकता है। और खास बात यह है कि अगर हम देखें तो शहरी नियोजन की बात बार बार उठती है और इस पे बार बार काम करने की बात कही जाती है। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो मास्टर प्लान है उसकी बेहद ज़रूरत है और उस पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। और हम देखें कि शहरी बाढ़ की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, हम ज़रा उस पे नज़र डालें। भारत में शहरी बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये बढ़ी हैं लगातार, जैसा कि हमने आंकड़ों में भी देखा, प्रवृत्तियों में भी देखा। और साथ साथ अगर हम देखें तो बड़े शहर गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, चेन्नई जैसे शहर प्रभावित हुए हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा एक बड़ी घटना साल 2020 में हैदराबाद की है, जो लगातार हमें याद आती हैं। इसके अलावा कुछ और बड़ी घटनाओं की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 2001-2020 में अहमदाबाद में भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, जो बड़ी घटनाओं की श्रेणी में आती हैं। कुछ और अगर हम इस तरह की घटनाओं की बात करें तो साल 2002, 2003, 2009 और 2010 में भी दिल्ली में देखने को मिली, जब बड़े पैमाने पर जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ा। और 2004 और 2015 में चेन्नई में बहुत भयंकर शहरी बाढ़ आई, जिससे जानो माल का काफी बड़ा नुकसान हमने देखा और एक बड़े सबक की तरह था। 2005 में जो मुंबई में शहरी बाढ़ आई थी, उसे भला कौन भूल सकता है, जिसमें कई जानें भी गई थी। ये भी एक बड़े सबक की तरह था। सूरत में साल 2006 में इसी तरह की शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ा था। और कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें तो इस सूची में हम देख सकते हैं कि कोलकाता में जो साल 2007 में घटना हुई थी, वो भी एक बड़े सबक की तरह थी। और अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि चाहे छोटे शहरों में भी, अब जैसे श्रीनगर में भी हमने देखा साल 2014 में जो शहरी बाढ़ है उसका एक प्रकोप हमें देखने को मिला था। तो ये वो बड़ी घटनाएं थी जो हमें झकझोरती हैं और बार बार तैयारियों की मांग करती हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनसे
आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कृष्ण वत्स साहब हैं, सदस्य एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमारे साथ डॉक्टर एम मोहपात्रा साहब हैं, महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग। और हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश कुमार गोसाई हैं, जो आईआईटी दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत आपसे पूछना चाहूंगा कृष्ण वत्स साहब कि हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, और क्या आपको लगता है ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं शहरी बाढ़ की, हमारे पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त हमारे पास तैयारियां भी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही? जलवायु परिवर्तन के कारण और अन्य भी जो बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है, उसके कारण जो बारिश की घटनाएं हैं, बारिश का जो स्तर है वह महानगरों में बढ़ा है, जिसको हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स महानगरों में ज्यादा हो रहा है। जो शहरों में जो हीट का जनरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है, इन सब का भी उसमें योगदान रहता है। और हमने देखा है कि कई वर्षों में जो बड़े शहर हैं उनके आसपास भी कन्वेक्शन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और एकाएक बहुत ज्यादा बारिश एक दिन में होता है। और जब भी ऐसी घटना होती है तब वो शहरों में हमको बड़े स्तर पर बाढ़ देखने को मिलता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये पिछले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी है। और जो राज्य सरकारें हैं, शहरी प्रशासन है, सबों ने इसका संज्ञान लिया है और इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ और भी मैं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। डॉक्टर मोहपात्रा, आप इस तरह के तमाम परिस्थितियों को देखते रहे हैं, अध्ययन करते रहे हैं। क्या मोटे तौर पर इस वक्त कारणों को समझा जा सकता है इस बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर? जो अर्बन फ्लड्स या शहरी बाढ़ हम देख रहे हैं, इसका वजह दो तरीके का होता है। एक तो है कि नेचुरल प्रोसेस में होता है, और दूसरा है कि मैन मेड प्रोसेसेस या आर्टिफिशियल प्रोसेस की वजह से भी इसका उत्पत्ति होता है। जैसे समस्या आप बोल रहे थे कि हमारा जो एरिया है ये मानसूनल एरिया है, और मानसून सीजन में लगभग 70 to 90% रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में, ये शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। जब शहरी इलाका में इतना से बारिश हो रहा है, नेचुरली सॉइल वेट रहता है, और जो पानी जाने के लिए, पानी रिजर्व करने के लिए जो इलाका होता है वो भी भरपूर हो जाता है कभी कभी। इसलिए नेचुरल प्रोसेस में कभी कभी जब लगातार बारिश होता रहता है, इसकी वजह से बाढ़ का परिस्थितियां क्रिएट हो जाता है शहरी इलाका में। क्योंकि जो रन ऑफ एरिया है वो रन ऑफ एरिया शहरी इलाके में कम होता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बिल्डिंग डेंसिटी ज्यादा है, और ओपन एरिया कम है। इसके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जब शहरीकरण किया गया था तब जो ड्रेनेज सिस्टम बना गया था, इसको जैसे ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, कि डेंसिटी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम में इंप्रूव होना चाहिए। वो नहीं होने के कारण पे जो क्षमता होता है पानी निष्कासन करने के लिए, उसमें लिमिटेशन हो जाता है, और इसके वजह से फ्लड क्रिएट हो जाता है। दूसरा चीज है कि जब कोई अर्बन एरिया में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो जाता है, पॉपुलेशन हो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, इसकी वजह से अर्बन एरिया में टेम्परेचर राइज हो जाता है कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से भी लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप होते हुए रूरल एरिया जो नजदीक में होता है, इसके कंपैरिजन पे अर्बन एरिया का सेंट्रल पार्ट्स में ज्यादा बारिश होता है। 10 to 15% ज्यादा बारिश वहां रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसीलिए एक तो मानसून की वजह से बारिश हो रहा है, दूसरा अर्बन हीट इफेक्ट की वजह से ज्यादा बारिश अर्बन एरिया में हो रहा है।
जी। तीसरा ये होता है कि ये देखा गया कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, स्पेशली सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थन इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। आप 15 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आप देखेंगे, ये सभी इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, और इसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट ज्यादा अर्बन एरिया में पड़ता है। हम डाटा के आंकड़ा देखें, दिखाया गया है कि जिस रेट में रेनफॉल राइज हो रहा है रूरल एरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बन एरिया में इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। तो ये 3 प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से हमको अर्बन फ्लड्स देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर गोसाई, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तो प्रकृति की बदलती जो रूपरेखा है, जो बदलती प्रकृति है, उसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक बड़ा कारण है। मानव निर्मित भी बहुत सारे कारण हैं, इसके भी संकेत हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई समझ, कोई ऐसा रिसर्च, कोई ऐसा अध्ययन है जो ये बताता है कि ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, कितना उसमें प्रकृति की भागीदारी है, या जो जिस तरह से अनियोजित शहरीकरण है उसकी भागीदारी? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पानी का इकट्ठा होना और उसका निकास, ये एक वैज्ञानिक क्वेश्चन है। और आजकल विज्ञान इतना प्रबल हो चुका है कि अगर आप जानना चाहें कि एक एरिया में, जैसे दिल्ली के एरिया में अगर पानी बरसता है एक इंटेंसिटी के साथ, तो किस एरिया में से कितना पानी उसका जमाव होगा, कितना उसमें रन ऑफ प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना आपका एरिया जो है पेव्ड एरिया है, कितना उसमें नेचुरल एरिया बचा है। जहाँ जहाँ नेचुरल एरिया बचा है वहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो हो सकता है कि आधा सेंटीमीटर पानी उसके सॉइल के अंदर समा जाए, वो कन्वर्ट नहीं होगा रन ऑफ के अंदर। तो जो जो आपका एरिया जो है शहरों में जो पेव्ड एरिया है वो बढ़ता जाएगा, आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो बढ़ता जाएगा। जी। और रन ऑफ कोएफिशिएंट अगर आपका पेव्ड एरिया पहुंच गया है 90% तक या 70% तक भी, तो आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो 80-90% हो जाएगा, जो कि पहले 50% था या 60% था। ठीक है। तो ये तो एक चीज जाननी जरूरी है। दूसरा, जब भी हम शहरों को आबाद करते हैं, जब उनका डिजाइन होता है, ये निकासी के लिए जो ड्रेन्स बनते हैं, वो डिजाइन ट्रेडिशनली हमारे कंट्री में डिजाइन प्रोबेबिलिटी लेके कि एक ऐसी रेनफॉल जो कि हर दूसरे साल आती है, उसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका मतलब पहले ही डिजाइन के टाइम में ही हमने ये सोच लिया कि अगर उससे ज्यादा रेन आएगी, अगर एक 1 in 5 year वाली आएगी, वो बड़ी होगी उससे 1 in 2 year से, तो आपकी जो है एरिया में फ्लडिंग होगी ही होगी। लेकिन उसमें टाइम ऑफ फ्लडिंग जो था वो कम था, क्योंकि पानी जो है निकास हो जाता था उसका आराम से। अभी जो है, अभी अगर अगर हम देखें कि जो एक बार में एक 1 in 10 year का फ्लड था, इवेंट था, वो अब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वो हो गया है 1 in 5 year। उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ने से उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई है। इसलिए भी बहुत सारी जगह में काफी ज्यादा टाइम के लिए आप दूसरे साल बाढ़ आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और जो मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे शहरों में, जो कि दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड है, फ्लडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारी जो ड्रेन जो कि पानी लेके जाएंगी बाहर, वो प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा। वो सारी अगर सॉलिड वेस्ट से भरी हुई हैं, तो जब पानी निकालने की टाइम आता है तो उस टाइम तो उसमें पानी के जाने का रास्ते नहीं है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जिस तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं हमारे विशेषज्ञों के द्वारा, वो ये बता रहे हैं कि ये गवर्नेंस का, जो लोकल गवर्नेंस है, उसका भी मुद्दा है, मेंटेनेंस का मुद्दा है, रखरखाव का मुद्दा है। अगर यह है तो किस तरह से इसको लेकर दिशा निर्देश हैं, किस तरह से इससे मुकाबला किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है।
ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला आपदा का सामना, और आज हम बात कर रहे हैं अर्बन फ्लड यानी शहरों में आने वाली बाढ़ का। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। कृष्णवत्स साहब, हमें ये बताएं कि क्या ये गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा है, लोकल गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा है? अगर है ये, तो किस तरह के दिशा निर्देश एनडीएमए ने जारी किए हैं, किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? ये मुद्दा निश्चित तौर पर अर्बन गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शहरी प्रशासन को इसके लिए आवश्यक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तैयारी करने की ज़रूरत है। इसके लिए कई कदम उठाने आवश्यक हैं। एक तो कि हम बारिश के पहले नालियों की साफ सफाई करें, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ सफाई करें, थोड़ी अर्ली वार्निंग को हम इम्प्रूव करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज हैं उनके स्तर पर हम प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएं। लेकिन इससे ज़्यादा और भी ज़रूरी है कि जो वाटर बॉडीज हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, जो नैसर्गिक वाटर बॉडीज हैं शहरों में, उन पर किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो। जब भी बारिश हो तो शहरों में जो होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी के होल्डिंग कैपेसिटी, वो बनी रहे और वो एक्चुअली बढ़े। और जो भी शहरों के बीच से जो नदियां बहती हैं, जो नेचुरल ड्रेनेज है, उस पर भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो। आप जिन भी शहरों को देखेंगे, चेन्नई को, मुंबई को या बेंगलुरु को, तो जहां जहां इस तरह के इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, वहां बाढ़ का जो प्रमाण है, बाढ़ का स्तर है, वह बढ़ा है और इसका बाढ़ से सीधा संबंध है। तो जो नदियां हैं, उन नदियों को के समुचित बहाव की व्यवस्था हो और जो भी नेचुरल वाटर बॉडी है उनको रिस्टोर किया जाए, ताकि जो भी बारिश हो उसका जमाव अच्छी तरह से हो सके और उसका फैलाव शहरों में ना हो। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स, मीडियम टर्म मेजर्स लेने आवश्यक हैं, और वह उसके लिए एनडीएमए ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। अभी एनडीएमए 7 बड़े शहरों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये 7 शहर हैं: कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे और हैदराबाद। इन 7 शहरों में ये 5 साल का यह प्रोग्राम हम ले रहे हैं। सारे जो महानगर पालिकाएं हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और ये एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकार और महानगर पालिकाओं का पूरा सहभाग रहेगा।
और इन सारे जो इश्यूज हैं, है ना, नेचुरल ड्रेनेज की इफिशिएंसी बढ़ाने का, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को इम्प्रूव करने का, इन सारी इश्यूज पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यह हमारी अगले कुछ वर्षों में कोशिश रहेगी, और जो हम इससे लेसन्स हमें मिलेंगे, जो अनुभव मिलेंगे, उसका हम उपयोग करके भारत के और शहरों में भी इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। जो कृष्णवत साहब, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो शायद उतनी बारिश को, पानी को संभालने के लिए तैयार नहीं है, उसको लेकर भी काम होगा, या नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पे ज्यादा जोर होगा? क्या मुख्य जोर है ये जो 7 शहरों में इंडिया में परियोजना शुरू कर रही? थोड़ा उसमें एक संतुलन लाने की जरूरत है। एक तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ानी आवश्यक है, पर इसके साथ साथ जो शहरों में पानी, बारिश होता है और जो पानी का जमाव होता है, तो उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो एक जो नेचुरल ड्रेनेज मैनेजमेंट भी उतना ही आवश्यक है जितना कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का एक्सपेंशन। ठीक है। और दोनों दिशाओं में काम होना चाहिए। देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पर काफी निवेश किया जाता है जी। नेचुरल वाटर ड्रेनेज जो है, नेचुरल ड्रेनेज मैनेजमेंट है, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये कोशिश रहेगी कि हम नेचुरल ड्रेनेज को भी हम पूरी तरह से सामने रखें और उस पर पूरा ध्यान दें, उस पर उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जो चेतावनी प्रणालियां हैं हमारे साथ, वो कितनी इफेक्टिव हैं, या उसको लेकर क्या काम है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश इस वक्त है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे शहरी बाढ़ से हम मुकाबला कर सकते हैं बेहतर तरीके से, क्या कोशिशें देश भर में हो रही हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, हमें यह बताएं कि जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है उसकी कितनी बड़ी भूमिका अर्बन फ्लड में है और किस तरह से वो काम कर रहा है। जी, जो अर्बन फ्लड एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जैसे हमारे सहयोगी बोल रहे थे, और मैं थोड़ा ज्यादा बोलते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि अर्बन फ्लड का कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए आपका अर्बन स्ट्रक्चर और जो अर्बन एरिया है इसको समझना पड़ेगा। हम इंडिया में देखें तो हम 3 तरीका का अर्बन सोसाइटी है हमारे पास। एक है कि प्लेन एरिया के अंदर इनलैंड में, दूसरा है कि अर्बन एरियाज ऑल अलोंग द कोस्ट जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
और तीसरा है कि अर्बन एरियाज एलोंग द हिल्स लाइक फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, ये तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल, ये तो बात हुई तमाम तरह की कोशिशों की, किस तरह से हर स्तर पे नीतियां बनाई जा रही हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रोफेसर गोसाई, अगर हम समझें कि आम लोगों की क्या भूमिका है जो शहरों में रहते हैं और वो चाहते हैं इस तरह की स्थितियां ना आए, आप क्या कहेंगे इस पे? आम लोगों का तो बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो तीन चीजें किसी भी शहर में, तीन चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। एक तो आपका ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें आपस में इतना इंटरेक्ट करती हैं कि कई जगह पे अगर आप फ्लडिंग देखें तो उसकी वजह से भी हो रही है। जैसे मैं आपको दिल्ली का एक केस बताता हूँ जी, क्योंकि दिल्ली में हमने बहुत डिटेल स्टडी करी है। हमने दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था आईआईटी की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, और उसमें हमने सारा का सारा दिल्ली को हाइड्रोडायनेमिक मॉडल्स यूज करके हमने डिजिटल एक फ्रेमवर्क बनाया था। उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा अगर बारिश आएगी तो किस एरिया में कितना पानी आएगा और उसकी निकासी कैसे होएगी विद द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें अगर आपको बाढ़ को कम करना है तो क्या क्या चीजें उसमें की जा सकती हैं, उसमें हमने काफी उसमें दिए हैं कि एक तो आप पुरानी वाली जो डॉक्टर गोसाई, हमारा समय बेहद कम है, अगर आम लोगों के लिए अगर आप कुछ मैं वही बता रहा था, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जैसे आम लोगों का आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। आप अगर दिल्ली में किसी लोकेलिटी में चले जाएं, हर एक लोकेलिटी में कोई भी स्ट्रीट लेवल ड्रेन नहीं बची है। तो रूफटॉप का पानी कहाँ जा रहा है? रूफटॉप का पानी जो है वो सीवर लाइन में जा रहा है, क्योंकि सीवर लाइन उसके लिए डिजाइन ही नहीं की गई। तो जब भी दिल्ली में बारिश आती है और बहुत सी दूसरी सिटीज में भी ये सीवर लाइंस ये सारी चौक हो जाती हैं, ये सारी ऊज करना शुरू कर देती हैं, और दिल्ली वाला जो एरियाज हैं वो सारे बाढ़ के पानी की बजाय ये सीवेज के साथ साथ उसमें फ्लो करना शुरू कर देती है, और ये बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात तो है। निश्चित तौर पर ये अगर लोगों को पता हो कि ये वो कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनको पता ही देखिएगा, होगा। मेरे पास समय इतना ही है, तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर गोसाई कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनको भी समझना होगा कि उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि बड़े स्तर पे काम चल रहे हैं और खासकर जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं उसके आधार पे क्या बदलाव हो, और एक बड़ा बदलाव जो जलवायु परिवर्तन का है उसकी बड़ी भूमिका है, उसके किस तरह के प्रभाव होंगे आने वाले वक्त में, उसके आधार पे भी तमाम तरह के विशेषज्ञ इस पे विश्लेषण कर रहे हैं, और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए इस पे भी तेजी से काम हो रहा है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णवत साहब आपका, प्रोफेसर गोसाई और डॉक्टर महापात्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपदा का सामना के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Thank you.